विनोद क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी स्थापना जो है तुगलक वंश की समाप्ति के पश्चात 1414 में खिज्र खां के द्वारा की जाती है। ये खिज्र खां कौन था? तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने बताया था, हमने पढ़ा था कि 1398 में तैमूर दिल्ली पर आक्रमण करता है। तो दिल्ली पर जब उसने आक्रमण किया तो उसमें खिज्र खां ने एक सहयोगी की भूमिका को निभाया था। और 1414 में जब दौलत खां दिल्ली पर कब्जा करने की फिराक में था, उसी समय खिज्र खां ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दौलत खां से दिल्ली को छीन लिया। तो पीछे के कुछ घटनाक्रम हम लोग जान ले। तैमूर लंग की जब यह दिल्ली में सहायता करता है खिज्र खां, तो इससे खुश होकर के तैमूर लंग जब वापस अपने देश लौटने लगता है, तो इधर पाकिस्तान की तरफ दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर का क्षेत्र उसको दे देता है और एक प्रतिनिधि के तौर पर खिज्र खां उस पर शासन करने लगता है। लेकिन दिल्ली पर उसका अधिकार नहीं रहता है। उस समय तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, उसका शासनकाल चल रहा था। दिल्ली से पालम तक उसका साम्राज्य सिमट करके रह गया था और इसका फायदा उठा करके दौलत खां दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था, जिसे खिज्र खां ने निरस्त किया और दिल्ली को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। इस तरह से खिज्र खां के द्वारा एक वंश की स्थापना की जाती है, जिसको हम लोग सैयद वंश के नाम से जानते हैं। आइए थोड़ा इस वंश के वंश चार्ट को हम लोग देख लें। इसकी स्थापना जो है 1414 में खिज्र खां के द्वारा की गई थी। यह 1421 तक दिल्ली का सुल्तान रहता है। उसके बाद खिज्र खां के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था मुबारक शाह और दूसरे का नाम था फरीद खां। खिज्र खां की मृत्यु के बाद मुबारक शाह जो है दूसरा सुल्तान बनता है सैयद वंश का, जो कि 1421 से लेकर के 1434 तक सुल्तान रहता है। और इसकी मृत्यु के पश्चात देखिए, ये दूसरा पुत्र था खिज्र खां का, जो कभी सुल्तान नहीं बना, लेकिन इसके दो पुत्र थे जो बारी बारी से सुल्तान बनते हैं मुबारक शाह के मरने के बाद। एक था मोहम्मद शाह, जो कि अपने चाचा मुबारक शाह की मृत्यु के बाद 1434 में गद्दी संभालता है और 1443 तक वह सुल्तान रहता है। इसके पश्चात आलम शाह, जो फरीद खान का ही पुत्र था, 1443 से 1451 तक सुल्तान रहता है और यह अंतिम शासक था सैयद वंश का। तो वंश चार्ट को देख लेने के बाद कुछ इस वंश के जो ये 3-4 राजा हुए, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देख लें, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी है। तो सैयद वंश के वंश चार्ट को देखने के बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं, जो बहुत ज्यादा नहीं है, आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले हम लोग चर्चा कर लें खिज्र खां के बारे में, जो सैयद वंश का संस्थापक था। इसने एक उपाधि धारण की थी, रैयत-ए-आला की उपाधि। और ये रैयत-ए-आला अपने आप को क्यों कहता था? क्योंकि जब तक ये सुल्तान रहा तब तक ये तैमूर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1451 में आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक बनता है, जिसको हटा करके लोधी वंश की स्थापना होती है, जो सल्तनत काल का अंतिम राजवंश था। और इस वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था, उसका नाम था बहलोल लोदी, जो दिल्ली की गद्दी पर बहलोल शाह
गाजी के नाम से 1451 में शासक बनता है, सुल्तान बनता है और 1489 तक वह सुल्तान रहता है। तो इससे संबंधित बहुत ज्यादा कुछ परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसके द्वारा एक सिक्का चलाया गया था जिसको बहलोल सिक्का के नाम से हम लोग जानते हैं। और कहा जाता है कि यह बहलोल सिक्का जो है मुगल सम्राट अकबर के राजा बनने के पहले तक दिल्ली में यही सिक्का चलता था। बहलोल शाह गाजी के बाद उसका पुत्र जो था जिसका नाम था सिकंदर लोदी। असल में बहलोल शाह गाजी के 9 पुत्र थे। उनमें एक पुत्र का नाम था निजाम खां, जो इसकी मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता को संभालता है। नया सुल्तान बनता है 1489 में सिकंदर शाह लोदी के नाम से, और यह 1517 तक दिल्ली की गद्दी पर काबिज रहता है। सिकंदर लोदी जो कि एक महत्वपूर्ण शासक था और पूरे सल्तनत काल का सबसे प्रतापी और प्रमुख शासक सिकंदर लोदी था, जिसने कुछ नए कार्य किए और इस नए कार्य की वजह से उसे इतिहास में एक प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध सुल्तान के नाम से हम लोग जानते हैं। इसने अपने क्षेत्र का विस्तार भी किया और अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ भी बनाया। तो आइए बारी बारी से कुछ इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर लें, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। 1504 में सिकंदर लोदी ने एक नए शहर की स्थापना की थी, जिसे हम लोग आगरा के नाम से जानते हैं। 1506 में उसी आगरा को इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित किया, यानी कि आगरा को नई राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी कृषि का विस्तार करना चाहता था, कृषि में विकास करना चाहता था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसने एक मापक बनाया था, भूमि मापक, जिसका नाम इसने रखा था गजे सिकंदरी। इस गजे सिकंदरी की मदद से भूमि को अच्छी तरह से मापी की जाती थी और उसी आधार पर भूमि पर लगान भी निर्धारित किया जाता था। सिकंदर लोदी एक पढ़ा लिखा शासक था और वह फारसी भाषा में कविताएं लिखा करता था, और कविताएं लिखने के लिए उसने एक नया उपनाम रखा था गुलरुखी, यानी कि गुलरुखी के नाम से वह फारसी भाषा में कविताएं लिखा करता था। 1517 में इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद उसके 2 पुत्र थे, एक का नाम था जलाल खां और दूसरे का नाम था इब्राहिम लोदी। जलाल खां जौनपुर का शासक बना और दिल्ली जो है इब्राहिम लोदी के कब्जे में आया, यह यहाँ का सुल्तान बना। कुछ दिनों के पश्चात इब्राहिम लोदी को यह हजम नहीं हो रहा था कि जलाल खां जौनपुर का शासक रहे, तो बाद में चल करके इसने क्या किया कि जौनपुर को भी अपने कब्जे में ले लिया, अपने भाई जलाल खां से छीन लिया। इस बात से दिल्ली दरबार के जो अमीर लोग थे, दरबार के जो उलेमा वर्ग थे, धर्मगुरु थे, वे इब्राहिम लोदी से नाराज हो जाते हैं और नाराज होने के बाद ये लोग बाबर को, जो पश्चिम एशिया का एक शासक था, उसको ये लोग निमंत्रण देते हैं कि आप आइए और इब्राहिम लोदी को हरा करके उसे सबक सिखाइए। और हम लोग पढ़ते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी के पास बहुत अधिक सेना थी, लगभग 1 लाख की सेना इसके पास थी, और बाबर की सेना जो है वह बहुत कम थी। लेकिन फिर भी इब्राहिम लोदी हार जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी न सिर्फ हारता है बल्कि इस युद्ध में मारा भी जाता है। तो एक प्रश्न आता है कि सल्तनत काल का वह एकमात्र सुल्तान कौन था
जो युद्ध भूमि में मारा गया था, तो उसमें आप लोग लिख सकते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में हार जाता है, मारा जाता है, और यहीं पर लोदी वंश की समाप्ति हो जाती है। साथ ही साथ पूरे सल्तनत काल का भी खात्मा हो जाता है। और बाबर द्वारा इस युद्ध को जीतने के बाद एक नए राजवंश की स्थापना की जाती है, जिसे हम लोग मुगल वंश के नाम से जानते हैं। तो आइए पानीपत युद्ध के बारे में, उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे इस युद्ध में बाबर द्वारा पहली बार भारत में तोप का प्रयोग किया गया था। तोप, इससे पहले के जो युद्ध हुए थे भारत में, उसमें कभी भी तोप का प्रयोग नहीं हुआ था। बाबर वह पहला शासक था जो भारत में तोप का प्रयोग पानीपत युद्ध में किया था। इसने एक नई नीति, एक नई विधि युद्ध की प्रयोग में लाने का काम किया था बाबर ने। उसको कहा जाता है तुगलमा विधि। ये उज़्बेकों के द्वारा बनाई गई युद्ध नीति थी, जिसका इस्तेमाल जो है इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। किसने? बाबर ने। इसकी सेना में दो प्रमुख लोग थे, एक का नाम था अली और एक का नाम था मुस्तफा। इन दोनों का काम था तोप का सही ढंग से संचालन करना। ये प्रमुख तोपची थे ये दोनों। तो इस तरह से हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के चारों राजवंशों के बारे में पढ़ा, उनके कार्यों के बारे में, उनके नए नए प्रयोगों के बारे में, उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में। सब राजवंश को हम लोगों ने विस्तार से पढ़ लिया है। अब आगे जो है बाबर द्वारा जिस वंश को भारत में शासन के लिए स्थापित किया जाता है, मुगल वंश, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अगले कक्षा में पढ़ने के लिए आएंगे, तो कुछ घर से तैयारी करके आएंगे मुगल वंश से संबंधित। बाकी हम जो है आपको विस्तृत रूप से उसमें बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों ने मेरे इस काम में, अध्यापन के कार्य में सहायता दिया, मदद किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।